दोस्तों, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ कोई कहानी शेयर नहीं की थी, तो मैं सोची क्यों ना एक कहानी शेयर किया जाए। तो इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी। दोस्तों, कहानी तो हम सुनेंगे, लेकिन क्या आप सुने हैं रेमंड द कंप्लीट मैन? एक इंटरेस्टिंग टैगलाइन है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस टैगलाइन को बनाने वाला कंपनी की स्टोरी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लेगेसी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार एपिसोड। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आप कितने बिजनेस फैमिली को जानते हैं, तो आपके दिमाग में जाहिर सी बात है ये तो सरनेम जरूर आएगा, जैसे कि अंबानी, अदानी, सिंघानिया, मित्तल, जिंदल, ऐसे ही कुछ सरनेम है ना। तो आज की इस कहानी में सिंघानिया फैमिली के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं वो जो सिंघानिया है ना, वो राजस्थान का सिंघाना विलेज से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही एक सिंघानिया थे लाला जुगीलाल सिंघानिया। दोस्तों, लाला जुगीलाल सिंघानिया एक अच्छा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन भी थे। और आपको पता है वो जो कानपुर में द्वारिकाधीश टेम्पल है ना, वो लाला जुगीलाल सिंघानिया ने बनाए थे साल 1884 से। ये तो बहुत सुंदर टेम्पल है। और आपको ये जानकर हैरान होंगे कि उसी साल यानी साल 1884 से वो उनका एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था लाला कमलपत सिंघानिया। तो आप सोचे होंगे मैं क्यों ये बकवास आपके सामने कर रही हूँ। नहीं जी, इसी से हमारा कहानी का ओरिजिन। दोस्तों, हम उसी टाइम का बात कर रहे हैं जिसी टाइम में कमलपत सिंघानिया और जुगीलाल सिंघानिया फाइबर बिजनेस कर रहे थे। लेकिन आप क्या जानते हैं, उसी टाइम में हमको आजादी नहीं मिली थी। हमारा इंडिया अंग्रेज का गुलाम था। इसीलिए तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर जैसे कि महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर इंडिया को आजादी देना चाहते थे। इसीलिए तो वो 7 अगस्त 1905 में हमारा जो फादर ऑफ द नेशन थे महात्मा गांधी जी, वो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किए जिसका एम था टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। हाँ दोस्तों, इसी मूवमेंट से इंस्पायर होके सिंघानिया फैमिली ने यानी लाला कमलपत सिंघानिया और जुगीलाल सिंघानिया साल 1921 में जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वेबिंग मिल बनाए थे, जिसका एम था एक अच्छी क्वालिटी का फाइबर प्रोड्यूस करना। लेकिन हाँ, वो सिर्फ इंडियन टेक्नोलॉजी, इंडियन कैपिटल और इंडिया का सब कुछ रिसोर्सेस यूज करके वो फाइबर बनाए थे। और आप जानकर हैरान होंगे वो जो फाइबर का क्वालिटी था ना, हम जो पहले जो इंपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड और मैनचेस्टर से, उसी क्वालिटी से कई गुना अच्छा क्वालिटी का फाइबर निकल के आया। हाँ दोस्तों, अगर नियत सही है तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि हम जानते हैं एक गुड कॉज मेक्स ए स्टाउट हार्ट। दोस्तों, लाला कमलपत सिंघानिया और लाला जुगीलाल सिंघानिया ने देश में फाइबर बिजनेस का फाउंडेशन तो बना दिए। और उसी टाइम में लोगों के बीच में भी ना इंडियन फाइबर का चाहत बढ़ने लगा। हमारा जो कि इंडियन सोल्जर थे, उनके कपड़े के लिए भी वो इंडियन फाइबर डिमांड किए। इसीलिए इसी आइडिया को गैदर करके उसी टाइम में और एक बिजनेसमैन थे वाडिया जी। और वाडिया जी ने महाराष्ट्र का थाने में एक वाडिया मिल नाम का एक फाइबर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए थे, जिसका एम था अच्छी क्वालिटी का फाइबर प्रोड्यूस करना। वाडिया जी ने वाडिया मिल तो एस्टेब्लिश कर लिए, लेकिन आप जानते हैं वो बिजनेस को अच्छा से चला नहीं पाए, क्योंकि वाडिया मिल का किस्मत तो कुछ और ही था। इसीलिए वाडिया मिल धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच चल रहा था। और इसी सिचुएशन से परेशान होकर वाडिया जी ने अपनी मिल को बेचना चाहते थे। और उसी टाइम में ईडी सेशन कॉर्पोरेशन ने वाडिया मिल को कैप्चर किया और उसका नाम चेंज कर रेमंड वुलन मिल रखा। आप सोचते होंगे ना कि ईडी सेशन कॉर्पोरेशन कंपनी कहाँ से आया, तो मैं बताती हूँ। ये ईडी सेशन कॉर्पोरेशन ना एक इंडियन मर्चेंट और बैंकर ने बनाया था, जिनका नाम था एलिस डेविड सेशन। तो मोस्टली ये कंपनी पहले ड्राई फ्रूट, टी, मेटल, सिल्क ये सब का बिजनेस कर रहा था। और बाद में वो कॉटन बिजनेस में एंटर किया और धीरे धीरे उसी कॉटन बिजनेस में ही वो ग्रो किया। वो मोस्टली इंडिया, चाइना और जापान में अपने बिजनेस कर रहा था। दोस्तों, तब ईडी सेशन कॉर्पोरेशन ने वाडिया मिल को तो कैप्चर किया, लेकिन उसका नाम चेंज कर रेमंड वुलन मिल क्यों रखा? क्योंकि जो ईडी सेशन कॉर्पोरेशन में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे
उसमें बहुत पावरफुल मेंबर थे अल्बर्ट रेमंड और उनकी भतीजा अब्राहम जैकब रेमंड। तो ये दोनों के नाम से ही वाडिया मिल का नाम चेंज होकर रेमंड वुलन मिल बना। सब तो अपने अपने तरीका से बिजनेस चला रहे थे, लेकिन किसका बिजनेस सिंघानिया फैमिली का बिजनेस की तरह इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसीलिए तो जब रेमंड वुलन मिल में भी धीरे धीरे फाइनेंशियल क्राइसिस आया और उसी सिचुएशन को फायदा उठा के उसी टाइम में जेके ऑर्गेनाइजेशन ने फैशन कॉर्पोरेशन को कन्विंस किया और फाइनली 1944 में कमलपत सिंघानिया ने रेमंड वुलन मिल का ओनरशिप लिए। कॉटन मिल बिकेम द प्राउड ओनर ऑफ रेमंड वुलन मिल। ये तो था कैसे आया रेमंड ग्रुप सिंघानिया फैमिली के हाथ। लेकिन अब देखते हैं सिंघानिया फैमिली ने कैसे रेमंड ग्रुप को आगे बढ़ाए। हाँ जी, कमलपत सिंघानिया जब रेमंड ग्रुप को हाथ में लिए तो वो हमेशा उसको ग्रो करना चाहे। जब वो पहले स्टडी किए देखे कि रेमंड ग्रुप ने पहले जो कि उसका ऊल रिक्वायरमेंट था वो ऑस्ट्रेलिया और अदर ऊल प्रोड्यूसिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहा था, जो कि बड़ी महंगा भी था। इसीलिए तो कमलपत सिंघानिया ने अपनी जो भी डिपार्टमेंट था, स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, सब डिपार्टमेंट को सेग्रीगेट करके टेक्नोलॉजी को अच्छा से डेवलप किए और खुद का फाइबर खुद बनाए और उनका फाइबर क्वालिटी तो बहुत अच्छा रहा। इसीलिए तो 1956 में फिजी नाम का एक कंट्री को वो अपनी फाइबर एक्सपोर्ट भी करने लगे। ऐसे ही होता है अचीवमेंट। एक्चुअली सक्सेस तुरंत नहीं मिल जाता, क्योंकि हम जानते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो इसके बाद उसका 2 साल बाद यानी 1958 में रेमंड ग्रुप को एक बड़ा ब्रेक मिला, क्योंकि तब स्वीडन में सेंट एरिक्स ट्रेड फेयर हो रहा था, जिसमें रेमंड ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया और अपनी फाइबर को, अपनी ऊल को पूरी दुनिया के सामने, पूरी वर्ल्ड के सामने लाया और उसका फाइबर क्वालिटी को पहचान के पूरी वर्ल्ड से उसका डिमांड भी बढ़ते गया और उसको बहुत बड़ा ब्रेक मिला। दोस्तों, साल 1950 आते आते कंपनी का बिजनेस बूम करने लगा, लेकिन साथ ही साथ कमलपत सिंघानिया का एज भी घट रहा था और उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे, वो बिजनेस संभाल नहीं पाएंगे। इसी टाइम में कमलपत सिंघानिया ने सोचे ये तो फैमिली बिजनेस है, कौन संभालेगा रेमंड ग्रुप को। तो इसके वजह से वो अपने भतीजा गोपाल कृष्ण सिंघानिया को चुने और फाइनली गोपाल कृष्ण सिंघानिया बिकेम द CEO ऑफ रेमंड वुलन मिल। दोस्तों, गोपाल कृष्ण सिंघानिया भी अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छा से निभाए। गोपाल कृष्ण सिंघानिया ने जब कंपनी का चार्ज लिए तो वो देखे कंपनी में तो सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज नहीं है, जो कि R&D डिपार्टमेंट। हाँ दोस्तों, जो आजकल की कंपनी में R&D तो मस्ट रहता है। इसके वजह से वो अपनी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम बनाए, जो कि उनको फाइबर के ऊपर रिसर्च करना था। और फाइनली रेमंड का खुद का R&D टीम ने एक नई टाइप का फैब्रिक बनाया, जिसका नाम रखा गया टेरल, और वो बहुत कूल एंड कंफर्टेबल वेयरिंग प्रोड्यूस किया, जिसको पूरी वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएशन भी मिला। आप जानते हैं, उसी 1958 में ही ना गोपाल कृष्ण सिंघानिया ने रेमंड का पहला रिटेल शोरूम बनाए बालाडिस्टर मुंबई में, और जिसका नाम रखा गया किंग्स कॉर्नर। हाँ जी, वहीं से शुरुआत होता है गोल्डन हिस्ट्री। गोपाल कृष्ण सिंघानिया ने रेमंड ग्रुप को सिर्फ एक नेशनल ब्रांड नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाना चाहते थे। इसीलिए तो बाहर में अपनी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनाना चाहते थे। तो इसमें वो पहले केनिया को ही सिलेक्ट किए। और आप जानते हैं वो केनिया को क्यों सिलेक्ट किए? हाँ जी, केनिया का जो सॉइल है ना, वो कॉटन प्रोड्यूसिंग फ्रेंडली है, और वो जो एनवायरनमेंट है, उसी एनवायरनमेंट से जो भी फाइबर निकल के आता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइबर मिलता है वहाँ पे, जिसका नाम है किकोई। वही किकोई फाइबर को लेकर रेमंड ने जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, इसका नाम रखा गया रेमंड वुलन मिल केनिया लिमिटेड, जिसका जो 1967 में बनाया था रेमंड ने वहाँ पे, और उसका नाम चेंज होकर बाद में हेरिटेज वुलन मिल लिमिटेड बनाया, जो कि एल्डोरेट केनिया में बना था। और आप जानते हैं एल्डोरेट 5th लार्जेस्ट सिटी ऑफ केनिया। ऐसे ही दोस्तों, गोपाल कृष्ण सिंघानिया ने रेमंड को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाए। और आप जानते हैं आज की डेट में रेमंड का पूरी 55 कंट्री में यानी 55 कंट्री में उनका बिजनेस चल रहा है, इंक्लूडिंग US, UK, चाइना, पाकिस्तान एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे कंट्री में। दोस्तों, ये तो था रेमंड कैसे ग्लोबल ब्रांड बना। आप जानते हैं 1983 में इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था, वो भी कपिल देव की कैप्टनशिप में।
और जब से इंडिया वर्ल्ड कप जीता तब से लोगों के बीच क्रिकेट पॉपुलर होने लगा। जब 1987 में वर्ल्ड कप हुआ था तो बहुत सारे लोग टीवी में क्रिकेट देखने लगे, तो उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के और एक बिजनेसमैन फील्ड में आए जिनका नाम था धीरूभाई अंबानी, द लेजेंडरी धीरूभाई अंबानी। हाँ जी, वो अपनी कपड़े का जो भी ब्रांड था बिमल टेक्सटाइल, उसको प्रमोट करना चाहते थे। इसीलिए तो बहुत सारे लोग टीवी देखते थे और जब भी वो एडवर्टाइज आता था तो बिमल टेक्सटाइल का ही एड चल रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे वर्ल्ड कप खत्म होते होते बिमल टेक्सटाइल एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था। और आप जानते हैं और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर सामने आते थे, जैसे कि मयूरी ने शाहरुख खान को हायर किया अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज करने के लिए, और बरेली साड़ी ने थ्री मिस इंडिया को भी हायर किया। लेकिन विजय पथ सिंघानिया वो भी एक बिजनेसमैन थे ना, वो जानते थे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। इसके लिए वो कोई सेलिब्रिटी को हायर नहीं किया, बल्कि रेमंड ने अपना एक टैगलाइन बनाया, रेमंड द कंप्लीट मैन। हाँ दोस्तों, और वो टैगलाइन इतना हार्ट टचिंग था, हर एक दिल में बैठ गया और धीरे धीरे मार्केट में रेमंड अपना जगह बना लिया। ऐसे ही दोस्तों विजय पथ सिंघानिया अपनी न्यू स्ट्रेटेजी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ रेमंड ग्रुप को बहुत आगे बढ़ाए और फाइनली 1999 तक रेमंड और एक ब्रांड पार्क्स नाम का और एक ब्रांड भी लॉन्च कर चुका था। दोस्तों विजय पथ सिंघानिया को 2006 में पद्म भूषण अवार्ड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उसी टाइम का जो प्रेसिडेंट थे, वो सम्मानित किए थे। और विजय पथ सिंघानिया सिर्फ एक बिजनेसमैन भी नहीं थे, वो एक एविएटर भी थे। धीरे धीरे विजय पथ सिंघानिया भी बूढ़े हो रहे थे, इसके वजह से वो साल 2000 में अपने बेटे गौतम सिंघानिया को रेमंड ग्रुप का सीईओ बना दिए। लेकिन तब तक भी विजय पथ सिंघानिया का 37% शेयर था रेमंड ग्रुप का खुद के पास। लेकिन गौतम सिंघानिया ने बहुत क्लेवरली विजय पथ सिंघानिया से यानी उनके पापा से जो भी उनका शेयर था वो अपने नाम पे कर लिए 2015 तक। अपने नाम पे शेयर आने के बाद गौतम सिंघानिया अपने ट्रू कलर दिखाए। वो पहले अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेंबरशिप से अपने पापा को निकाल दिए, फिर बाद में जो घर पे वो लोग रह रहे थे ना, उसी घर से ही अपने पापा को धक्का मार के निकाल दिए। एक टाइम में ये था जो विजय पथ सिंघानिया जो एकदम लग्जरियस लाइफ मेंटेन कर रहे थे, वो एकदम अचानक सड़क पे उतर गए। यही होता है जिंदगी। गौतम सिंघानिया पावर की लालच में और लग्जरी और कंट्रोल के लालच में इतना अंधे हो गए, वो अपने पापा को घर से निकाल दिए। साथ ही साथ अपनी जो वाइफ नवाज मोदी सिंघानिया और 2 बच्चे, उनको भी फिजिकली अब्यूज किए। और परेशान होकर नवाज मोदी सिंघानिया ने 2023 में गौतम सिंघानिया से डिवोर्स ले लिए। दौलत की मोह से इंसान कितना अंधा हो सकता है और कितना सेल्फिश हो सकता है, ये सबूत तो हमको गौतम सिंघानिया की कैरेक्टर से ही मिल रहा है। और उसी कैरेक्टर को एनालाइज करते करते मैं ये एक पंक्ति आपके सामने जरूर बोलूंगी। दौलत की भूख ऐसी लगी कमाने निकल पड़े, दौलत मिली तो हाथों से रिश्ते निकल गए, बच्चों के रहने की फुर्सत कभी ना मिली, फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। दोस्तों ये तो था रेमंड का इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर इस टाइप का स्टोरी आपको चाहिए तो आप प्लीज इनसाइड लीगेसी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।